हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंग्रेजी विषय का एक दूसरा टॉपिक जिसका नाम है नरेशन। नरेशन हमारे विषय का सेकंड टॉपिक है। अब सवाल है कि सर नरेशन होता क्या है, नरेशन क्या है? तो नरेशन का एक और नाम है जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। दूसरा नाम क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच से आप लगभग सभी समझ गए होंगे रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है और नरेशन क्या होता है। दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर इनकी परिभाषा के बारे में बात करें, अगर इनकी डेफिनेशन के बारे में बात करें कि सर नरेशन क्या है, नरेशन का मतलब होता है निर्माण करना, नरेट करना, बखान करना, किसी चीज की व्याख्या करना, किसी चीज के बारे में जानकारी देना, क्या कहलाता है? नरेशन। रचा हुआ, नरेट करना। किसी चीज को आप स्वयं अपनी भाषा में जब बयान करते हैं तो वो क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है। नेक्स्ट, रिपोर्टेड स्पीच। सर रिपोर्टेड स्पीच ऐसी स्थिति जिसका वर्णन जब हम करते हैं तो वो एक रिपोर्ट का काम करती है, यानी किसी घटना का वर्णन अपनी भाषा में करना रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ठीक है। अब नरेशन और रिपोर्टेड स्पीच के दो भाग हैं, यानी कि ये दो तरीके से नरेट किया जाता है, दो तरीके से स्पीच दिया जाता है, दो तरीके से रिपोर्ट की जाती है, जिसको हम फर्स्ट कहते हैं डायरेक्ट। फर्स्ट क्या है? डायरेक्ट। सेकंड है इनडायरेक्ट। ठीक है। फर्स्ट डायरेक्ट, सेकंड है इनडायरेक्ट। तो फर्स्ट को कहते हैं इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच, सेकंड को कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो आप समझ गए मेरी बात को कि यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के कितने भाग हो गए? दो भाग हो गए, एक डायरेक्ट स्पीच हो गया और एक हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, नरेशन के बारे में, रिपोर्टेड स्पीच के बारे में, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक को आज हम शुरू करते हैं। अब मैं इन दोनों चीजों के बारे में आपको समझा देता हूं कि भाई डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट किसको कहते हैं, इनडायरेक्ट किसको कहते हैं, पहले इन चीजों के बारे में जान लेते हैं और ये होता क्या है, ये बनता कैसे है। तो चलिए डायरेक्ट की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष। डायरेक्ट का मतलब क्या हो जाता है? प्रत्यक्ष। और इनडायरेक्ट का डायरेक्ट का ही अपोजिट है, इसलिए हिंदी भी अपोजिट हो जाएगी। डायरेक्ट क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष। ठीक है। डायरेक्ट हो गया प्रत्यक्ष हिंदी में, इनडायरेक्ट हो गया अप्रत्यक्ष। अगर सीधी बात करूं तो इसका मतलब होता है सीधा। ठीक है। और इसका मतलब होता है उल्टा नहीं, इसका मतलब होता है परोक्ष। इसका मतलब क्या हो जाता है? परोक्ष। उल्टा नहीं है इसका प्रत्यक्ष, इसका परोक्ष या अप्रत्यक्ष, इसका सीधा सीधा, इसका अप्रत्यक्ष या परोक्ष। अर्थात ये जब आमने सामने रहकर बात करता है, ये जब आमने सामने की बात करता है तो वो सीधा सीधा उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, मौजूदा। और इनडायरेक्ट में वही चीज अप्रत्यक्ष तरीके से की जाती है तो वो इनडायरेक्ट कहलाता है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक आदमी है जिसका नाम है ए और एक और आदमी है जिसका नाम है बी। ठीक है। अब बी के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई घटना या दुर्घटना घट जाती है बी के साथ, और ए और बी दोनों कैसे हैं? साथ साथ हैं। तो आप बताइए उस घटना को जो बी के साथ घटी है, उस घटना को किसने देखा होगा? किसने देखा होगा? ए ने देखा होगा, क्योंकि दोनों साथ हैं। और घटना किसके साथ घटी है? बी के साथ। ठीक है। अच्छा, दोनों घट गई। अब एक और आदमी जिसका नाम सी है, वो इन दोनों के साथ मौजूद नहीं है। क्या इसने घटना को देखा? नहीं देखा। लेकिन जब ये आदमी इधर से गुजरता है तो ये सवाल करता है, ये पूछता है कि बताओ क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हुआ, इस तरीके के सवाल करता है। तो उसका जवाब कौन देगा? ए, क्योंकि घटना को किसने देखा है? ए ने। किसने देखा है? ए ने। अच्छा,
उस घटना को जब ए ने देखा था तो वो घटना कैसी थी? डायरेक्ट, आमने सामने। लेकिन जब वही घटना इस ए ने किसको सुनाई? सी को, तो वो कैसी हो गई? इनडायरेक्ट। क्यों हो गई इनडायरेक्ट? क्या इसने डायरेक्ट इसको देखा था, इस घटना को देखा था आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से? नहीं देखा था। तो इसको जो घटना का पता चला है वो डायरेक्टली लगा या इनडायरेक्टली लगा है? इनडायरेक्टली। तो जो घटना आमने सामने देखी जाती है, जिस घटना का वर्णन आमने सामने खड़े रहकर किया जाता है, एट प्रेजेंट, प्रत्यक्ष में जब किया जाता है तो वो डायरेक्ट होता है। जब उसी को किसी और को सुनाया जाता है तो वो क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट हो जाता है। यानी जब इन दोनों के बीच कोई घटना हुई है तो वो डायरेक्ट है, लेकिन जब यही उस घटना को किसको सुनाएंगे? सी को, तो सी के लिए वही घटना कैसी हो जाएगी? इनडायरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि सी वहां डायरेक्टली मौजूद नहीं था। बात समझ में आई? अच्छा, अब एक बात और समझिए। मान लीजिए जब ये घटना हुई, अब कोई आमने सामने घटना हुई, तो इस घटना को आमने सामने होगा तो इसमें कौन से टेंस का यूज होगा? प्रेजेंट का भी हो सकता है, इसमें पास्ट का भी हो सकता है, इसमें फ्यूचर का भी हो सकता है। कोई भी टेंस का यूज हो सकता है ना, क्योंकि आमने सामने की घटना है। लेकिन जब उस घटना को किसी और व्यक्ति को सुनाया जाता है तो घटना होने के बाद सुनाया जाएगा या घटना होने से पहले सुनाया जाएगा या घटना होते समय सुनाया जाएगा कि देखो यह आदमी मर रहा है, यह आदमी मर रहा है, ऐसा सुनाया जाएगा। तो उस घटना को जब किसी तीसरे पर्सन को सुनाया जाएगा, जब किसी थर्ड पार्टी को सुनाया जाएगा, जब किसी अन्य व्यक्ति को सुनाया जाएगा, तो वो घटना प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर से केवल और केवल एक ही टेंस में बदलती है। वो कौन सा होता है? पास्ट। घटना कौन सी टेंस में चली जाती है? पास्ट टेंस में। पहली बात, नंबर 1। ठीक है। दूसरी बात, इसने इस घटना को देखा। घटना किसके साथ हुई थी? बी के। घटना किसके साथ हुई थी? बी के साथ। लेकिन बी के साथ जो घटना हुई वो बी ने स्वयं नहीं बताई, बल्कि किसने बताई? ए ने। किसने बताई? ए ने। और ए ने भी उस घटना स्वयं के लिए नहीं बल्कि तीसरी पार्टी को बताई, अनक व्यक्ति को बताया। तो जो घटना जिसके साथ हुई है वह व्यक्ति और जिसने घटना देखी है वह व्यक्ति, ये दोनों तो डायरेक्ट कहलाते हैं। ये तो कैसे कहलाएंगे? डायरेक्ट। लेकिन ये इनडायरेक्ट में कब बदलेगा? जब यही घटना किसी तीसरे व्यक्ति को पता चलेगी, तब इनडायरेक्ट होगा। यानी कि जो दो पर्सन यहां दिखाई दे रहे हैं आपको, दो कर्ता यहां आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये एक अलग ही कर्ता में बदल जाते हैं। बोलने कहने वाला और सुनने वाला तो वही होता है, लेकिन जिसको सुनाया जाता है क्या वो वही व्यक्ति है, या जिसके बारे में बात की जाती है क्या वही व्यक्ति है? जी नहीं, वो क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो इसीलिए दूसरा परिवर्तन होता है आपके पर्सन का। दूसरा परिवर्तन किसका हो जाता है? पर्सन का हो जाता है। इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं कि भाई प्रोनाउन बदलता है। क्या बदलता है? प्रोनाउन। ठीक है। और पास्ट में हो जाता है, पास्ट को क्या कहते हैं हम? टेंस। यानी क्या बदलता है? टेंस। दूसरा क्या बदलता है? पर्सन। नंबर तीसरा, जब ये घटना हुई थी उस समय जिसके साथ दुर्घटना हुई है वह व्यक्ति और जहां दुर्घटना हुई है वो स्थान, वो समय, सब प्रेजेंट का होता है। लेकिन जब यही व्यक्ति इस व्यक्ति की घटना को तीसरे व्यक्ति को बताएगा तो इनका भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे पहले ए ने देखा बी को एक्सीडेंट होते हुए देखा तो उसने कहा कि यह व्यक्ति मोटरसाइकिल से टकरा गया। लेकिन जब ये थर्ड पर्सन को बताएगा तो ये नहीं कहेगा यह व्यक्ति, ये कहेगा कि वो व्यक्ति किससे टकरा गया? मोटरसाइकिल से। या किससे टकरा गया? उसका एक्सीडेंट किसी ट्रक से, कार से, बस, जीप, किसी से भी हो सकता है। ठीक है। तो इसका मतलब एक तीसरा परिवर्तन और हो जाता है। वो पहला तो टाइम, समय, ये वो, अभी, तब। ठीक है, समय का परिवर्तन। दूसरा हो जाता है डिस्टेंस, दूरी बदल जाती है। दूसरी क्या बदल जाती है? दूरी। पहले यहां खड़ा था, अब घटना को सुनाने जाएगा तो हो सकता है ए सी के पास चला जाए, तो दूरी भी तो बदलेगी, दूरी का भी तो परिवर्तन होगा। ठीक है। इस बस स्टैंड पे और घर जाकर बताएगा तो उस बस स्टैंड पे, इस सड़क पर और घर जाकर बताएगा तो उस सड़क पर।
इस तरीके से समय और दूरी का परिवर्तन हो जाता है। यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें इन 3 चीजों का परिवर्तन जान लेना है, तभी हमारा डायरेक्ट से क्या बनेगा, इनडायरेक्ट। तो मेनली 3 चेंजेस इसके अंदर हो गए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए। एक तो टेंस का हो गया, एक पर्सन का हो गया, एक टाइम एंड डिस्टेंस का हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम डायरेक्ट से किस में बदलते हैं, इनडायरेक्ट में। अब हम असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव तो जानते हो ना, असर्टिव का मतलब साधारण, अफर्मेटिव। असर्टिव का मतलब अफर्मेटिव, साधारण, पॉजिटिव। ठीक है, ये असर्टिव होता है। असर्टिव सेंटेंस को हम किस में बदल रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हैं। सबसे पहले साधारण वाक्य को बदलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम कुछ नियम के बारे में जानकारी ले लेते हैं, कुछ चीज़ों को हम समझ लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के और एक्टिव पैसिव के जो रूल्स होते हैं वो कई बार हमारे दिमाग की वजह से कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, आपस में उलझ जाते हैं। पैसिव में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल लग जाता है, कई बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पैसिव का लग जाता है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि जो डायरेक्ट का जो सेंटेंस होता है उसके 2 भाग होते हैं। पहले समझ लीजिए आप मेरी बात को। जो डायरेक्ट का सेंटेंस होता है उसके 2 भाग होते हैं, कुछ इस तरीके से, आप सब जानते हैं इस बात को। ऐसे ही होता है, एक बाहर होता है, एक अंदर होता है। एक को बाहर वाला सेंटेंस कहते हैं, एक को अंदर वाला कहते हैं। अगर अंग्रेजी भाषा में कहूं तो ये होता है आरवी और ये होता है आरएस। सब जानते हैं ना। अच्छा, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच। ये क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये रिपोर्टिंग स्पीच होता है। ये बताने वाला होता है, ये वो घटना होती है जिसे बताया जाता है। ठीक है, ये बताने वाला और सुनने वाला, ये जिस घटना के बारे में बात की जाती है वो, यानी कि ये वर्णन होता है, स्पीच होता है, बड़ी बात। ठीक है, तो एक आरवी हो गया, एक आरएस हो गया। आरवी बाहर के वाक्य को कहते हैं, आरएस अंदर के वाक्य को कहते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई, बाहर का वाक्य कौन सा है, अंदर कौन सा है। ठीक है, आगे देखिए। सबसे पहले आपको बता दूं कि हमें जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना होता है तो इस तरीके का जो सेंटेंस होता है उसमें एक एक चीज से पूछकर चलना होता है कि उसे बदलना है कि नहीं बदलना। अगर वो बदलने वाली है, अगर ट्रांसफॉर्मेट होने वाली है या ट्रांसलेट होने वाली है तो उसको बदला जाता है। अगर नहीं बदलने वाली होती तो उसका स्थान अपनी जगह पर होता है। ठीक है, वो बदला नहीं जाता। लेकिन इसमें एक चीज जो सबसे ज्यादा खास ध्यान रखनी है कि हमें क्रम से चलना है, 1 बाय 1, एक एक करके हमसे पूछना है। एक से पूछ ले, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, चाहे वो एक कॉमा ही क्यों ना हो, चाहे वो एक सेमी कॉलम क्यों ना हो, चाहे वो एक इन्वर्टेज कॉमा क्यों नहीं हो या डबल इन्वर्टेज कॉमा क्यों नहीं हो, हमें उससे पूछ कर चलना है कि क्या वो बदलेगा। अगर वो कहता है कि हाँ बदलेगा तो बदलना है, अगर नहीं कहता कि नहीं बदलेगा तो नहीं बदलना है। तो हमें एक एक से पूछ कर चलना है। अगर आपने एक भी चीज छोड़ दी और वो मान लो बदलने वाली हुई, उसको बदलना है और वो नहीं बदल पाए अपन, तो वो चीज पूरे सेंटेंस को क्या कर देगी, गलत कर देगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो पहला चेंज है वो चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब। बाहर का जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, यही होता है ना बाहर वाला। इसमें क्या क्या चेंज होते हैं देखो। इसका जो सब्जेक्ट होता है, कर्ता, ठीक है, वो कभी नहीं बदलता। बोलने वाला, बताने वाला कभी नहीं बदलता। हमने ए बी सी लिखे थे और हमने देखा था कि बोलने वाला बार बार एक ही व्यक्ति आ रहा था, बताने वाला कौन, ए, तो कर्ता नहीं बदला। ठीक है, इसके बाद अगर बाहर के दिए गए वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो आप उस हेल्पिंग वर्ब को लगाओ। हम साधारण सिंपल की बात कर रहे हैं। इसके बाद अब हमारी मेन वर्ब आ जाती है। तो ध्यान दीजिए, मेन वर्ब आपको 3 तरीके से मिल सकती है। एक मिल सकता है से, एक मिल सकता है सेज और एक मिल सकता है आपका सैड। ठीक है, 3 तरीके की आपको हेल्पिंग मेन वर्ब मिलेगी। अब आपको इसको बदलना है। जो सेज होता है उसको आप टेल में बदलोगे, जो सेज होता है उसको आप टेल्स में बदलोगे और जो सेड होता है उसको आप किस में बदलोगे, टोल्ड में। ये हम सब जानते हैं। अधिकतर हमें आता है कि सैड को टोल्ड में बदला जाता है, सेज को टेल में बदला जाता है, सेज को टेल्स में बदला जाता है। ये हेल्पिंग वर्ब है तो इनमें से कोई सी
आपको नहीं दी जाएगी, यहां हो सकता है सेड दे दिया जाए तो आपको टोल्ड में बदलना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब है तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी फिर बदलेगा, ठीक है। और नहीं है तो जैसा है उसी को उसी तरीके से बदलना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ये कभी नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलेगा? सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं बदलेगा। सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट नहीं बदलता, जैसा करता है उसको वैसे के वैसे लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलती, अगर दी गई है तो ज्यादातर में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी, मोस्टली इनमें से कोई सा दे दिया तो उनको इनमें बदल देंगे। अच्छा, ऑब्जेक्ट दे रखा है यानी कि आपको इस तरीके से देगा टू, और टू के बाद आपको एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा। टू के बाद क्या दिया होगा? ऑब्जेक्ट। आपको टू हटा देना है और केवल क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। अब सवाल कि सर आपने टू को क्यों हटा दिया, ये भी तो सवाल है। जब हम किसी से आमने सामने बात करते हैं, जब हम किसी से कैसे बात करते हैं? आमने सामने। जब कोई काम कैसा होने वाला है? आमने सामने, तो उसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं? टू। आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आई एम टीचिंग टू यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो ये आमने सामने की बात है। जब बात आमने सामने की हो तो किसका यूज होता है? टू का। लेकिन आमने सामने को हम कहते हैं डायरेक्ट। लेकिन अब जो हम बात करेंगे वो डायरेक्ट नहीं होगी, वो कैसे होगी? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट होगी तो फिर हम उसमें डायरेक्ट वाली चीज कैसे लगा सकते हैं? तो इस डायरेक्ट वाली चीज को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। इसलिए क्या हटता है? टू हटता है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट लगाया। अब एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं कनेक्टिव वर्ड, जोड़ने वाला शब्द। ये दोनों सेंटेंस जिस चीज से इस समय जुड़े हुए हैं वो है इस समय डबल इन्वर्टेज कॉमा, डबल इन्वर्टेज कॉमाज। ये इस समय इनसे जुड़ा हुआ है। ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन एक सेंटेंस किस लिए बन रहे हैं? क्योंकि ये कॉमे, ये कॉमाज इनको जोड़े हुए हैं। अब ये कॉमाज हटेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट में काम आते हैं। आमने सामने की बात होते समय इन डबल इन्वर्टेज का उपयोग किया जाता है, बात को इनके बीच में रखा जाता है। लेकिन अब बात इनडायरेक्ट हो रही है तो ये हटेंगे तो जुड़ेगा कैसे? फिर ये दोनों सेंटेंस तो अलग अलग हैं, फिर जोड़े किससे? तो वो जोड़ने वाला जो चीज है, जो फेविक्विक का काम करेगा, वो असर्टिव साधारण सेंटेंस में क्या है? दैट है, इससे जुड़ेगा। सब्जेक्ट जैसा कि तैसा आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, से टेल में, से टेल्स में, सैड टोल्ड में बदल जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा और दोनों सेंटेंस इस जगह पे आकर किससे जुड़ जाएंगे? दैट से। दैट से जुड़ने के बाद अब हमारा अंदर का सेंटेंस शुरू हो जाता है, यानी कि क्या? आरएस। क्या शुरू हो जाता है? आरएस, ठीक है। क्या शुरू हो जाएगा हमारा? आरएस। अभी हमारा जो हमने रूल बनाया है, अभी जो हमने फॉर्मूला तैयार किया है वो अभी अधूरा है, ठीक है, अधूरा है। अब इसको हम करेंगे पूरा। अब पूरा कैसे करें? अब हम अंदर आ गए। अंदर आपको एक नया ही वाक्य मिलेगा अलग, और उस वाक्य में क्योंकि हम सिंपल पढ़ रहे हैं, असर्टिव पढ़ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले कर्ता मिलेगा, तो आपको भी क्या लगाना है? कर्ता। अगर उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लगाइए, मेन वर्ब है तो मेन वर्ब लगाइए, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और अगर बचा हुआ है तो बचा हुआ, और उसमें फुल स्टॉप लगाइए। ये हमारा सूत्र कंप्लीट हो गया, ठीक है, हो गया हमारा सूत्र कंप्लीट। अब हम इस अंदर वाले सूत्र के बारे में जान लेते हैं, इस वाले कि इसको कैसे बदलें। यही तो हमारा मेन काम है, यही तो हमारा इनडायरेक्ट बनेगा, इसी को तो हमें इनडायरेक्ट में बनाना है। तो हमने कहा था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय बातों में तीन चीजों का परिवर्तन होता है ना, अभी लिख के बताया था आपको। एक तो टेंस बदलता है, किस में बदलता है? पास्ट में। एक पर्सन बदलता है, प्रोनाउन। एक बदलता है समय और दूरी। तो इन तीनों का परिवर्तन किस में होता है? दैट के बाद वाले वाक्य में, इन्वर्टेज के अंदर वाले वाक्य में, जिसको हम क्या कहते हैं? आरएस। तो चलिए उन परिवर्तन के बारे में जानते हैं। अंदर के परिवर्तन जानने से पहले आप एक कॉपी का, एक नोटबुक का एक पेज लें और एक प्रोनाउन टेबल मेरे साथ आप बनाएं। उस प्रोनाउन टेबल को हमें याद करना है और उसी प्रोनाउन टेबल के साथ हम डायरेक्ट से क्या बनाएंगे? इनडायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो पहले उस प्रोनाउन टेबल को हम देख लेते हैं। आप एक
प्रोनाउन टेबल की बात कर रहे हैं। ये नंबर 1 है जिसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। सिंगुलर नंबर का मतलब एक वचन, एक वचन प्रोनाउन टेबल, एक वचन सर्वनाम सारणी। इसमें सारे जो भी हम प्रोनाउन लिखेंगे वो सब एक वचन के होंगे, सिंगुलर नंबर होंगे। ठीक है, आप देखिए मैंने यहाँ इस तरीके से बनाया हुआ है। इसके कई तरीके होते हैं बनाने के, आप चाहो तो इनको यहाँ ले सकते हो, इनको ऊपर ले सकते हो, कई अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर्सन्स लिखे हैं, जिन पर्सन्स को हम बदल रहे हैं वो पर्सन्स लिखे हैं मैंने। तो पर्सन्स 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। फर्स्ट पर्सन जो बात को कहता है, हमने जो घटना की बात की थी उसमें बात कहने वाला कौन था? ए, तो वो हमारा कौन सा पर्सन था? फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन जो बात को सुनता है, बात सुन रहा था, कौन था? ए किससे बात कर रहा था? सी से। बी से नहीं कर रहा था, किससे कर रहा था? सी से। तो सी कौन सा पर्सन हो गया? सेकंड। लेकिन थर्ड पर्सन का मतलब होता है जिसके बारे में बात की जाती है। दोनों के बीच में बात किसकी चल रही थी? बी की। तो बी कौन सा पर्सन हो गया? थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये पर्सन हो गए। इधर ये फॉर्म्स हैं, ये रूप हैं। प्रोनाउन के क्या हैं? रूप। कर्ता, संबंध, कर्म। सब्जेक्टिव केस आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। सब्जेक्टिव केस कर्ता कारक, पॉजेसिव केस संबंध कारक, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक। एस पी ओ, एस यानी सब्जेक्ट, पी यानी पॉजेसिव और ओ यानी ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में जो कर्ता होता है, ये जितने भी चलेंगे इधर, ये सब जो एस के सामने होंगे वो सब कर्ता होंगे, और जो फर्स्ट की लिस्ट में होंगे वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड की में होंगे सेकंड पर्सन। अब मैंने यहाँ थर्ड पर्सन को 3 भागों में बांटा है। एम, एफ, ओ। एम का मतलब मेल, पुरुष, एफ का मतलब फीमेल, स्त्री, और ओ का मतलब अदर, अन्य, निर्जीव या जानवर। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या होता है? आई। सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट क्या होता है? यू। थर्ड पर्सन पुरुष में सब्जेक्ट क्या होता है? ही। ये सब एक सीध में लिखने हैं, एक ही लाइन में। अच्छा, स्त्री में सब्जेक्ट क्या होता है? फर्स्ट पर्सन में, थर्ड पर्सन में सी, और अन्य में क्या होता है? इट। आप सबने पढ़ा होगा। ठीक है, पॉजेसिव, आई का संबंध किससे जुड़ता है? माय से। आई का संबंध माय से जुड़ता है। ऑब्जेक्ट और आई का कर्म क्या होता है? मी। ऐसे ही यू का संबंध किससे जुड़ता है? योवर से, और यू का कर्म क्या होता है? यू होता है दोनों तरफ। ठीक है, ही का संबंध किससे जुड़ता है? हिज से, और ही का कर्म क्या होता है? हिम। सी का संबंध किससे जुड़ता है? हर से, और कर्म क्या होता है? हर। दोनों सेम हैं। निर्जीव में इट्स से तो जुड़ता है संबंध, और इट होता है कर्म। ठीक है, अब देखिए, आप मेरे साथ देखिए इसको, आप मेरे साथ रिपीट करोगे तो आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा इसको याद करने में कि भाई आई का कर्म क्या होता है? माय, और माय का कर्म मी। आई का संबंध क्या होता है? माय, और माय का कर्म क्या होता है? मी। मी का कर्ता आई। अब आप देखिए, अब हम इसे याद कैसे करें? आपके पास, आपके हाथ में उंगलियां हैं। ठीक है, तो उन उंगलियों में से आप एक उंगली को या 2 उंगलियों को लीजिए, और उनमें आप देखिए कितने कितने पोर्स हैं, कितने कितने भाग बने हैं उंगली के? 3 टुकड़े से बने हुए हैं ना, ये कितने हैं? 3 हैं। और हमारे पास यहाँ चीजें भी कितनी हैं? 3। 1, 2, 3। सब्जेक्ट, संबंध और ऑब्जेक्ट। ठीक है, 3 है। ऊपर पहला जो टुकड़ा है उंगली का वो हमारा कर्ता हो गया, सेकंड वाला संबंध हो गया, थर्ड वाला कर्म हो गया। तो आई, माय, मी। आई, माय, मी। आई, माय, मी। तो सेकंड वाला क्या है? फर्स्ट वाला क्या है? हमारा कर्ता। सेकंड वाला कर्म, संबंध, सॉरी, और थर्ड वाला क्या है? कर्म है। अब अगर मैं बोलूं आई, माय, मी, मैं बोलूं कि मी क्या है, तो गिन लेंगे 1, 2, 3। मी तो भाई ऑब्जेक्ट है। मी तो क्या है? ऑब्जेक्ट, क्योंकि तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट है। 1, 2, 3, तीसरे पे ऑब्जेक्ट है। फिर संबंध कौन से पे? सेकंड पे। तो आई का संबंध क्या होगा? तो आई, माय, मी। आई, माय, मी। आई, माय, मी। तो माय कौन से पे आ रहा है? दूसरे पर। तो संबंध दूसरे पर ही है ना, तो दूसरे पे क्या आ रहा है? माय। तो आई का संबंध क्या हो गया? माय। अब आई का कर्म निकालिए, तो कर्म कौन से पे? तीसरे पे। आई, माय, मी। तो तीसरे पे क्या आया? मी। तो कर्म क्या हो गया? मी। कर्ता कौन से पे है? पहले पे। आई, माय, मी। कर्ता क्या है? आई। ठीक है, ऐसे सेकंड यू, योवर, यू। यू, योवर, यू। सेकंड उंगली सेकंड पर्सन,
फर्स्ट उंगली फर्स्ट पर्सन, सेकंड उंगली सेकंड पर्सन, थर्ड उंगली थर्ड पर्सन, ठीक है। यू योवर यू, यू योवर यू, यू का संबंध किससे जुड़ेगा? योवर से। किससे जुड़ेगा? योवर से। तो योवर कौन से नंबर पे आ रहा है? यू योवर सेकंड पे आ रहा है, दूसरा संबंध दूसरा ही है ना। अच्छा, यू का क्रम क्या होगा? क्रम कौन से पे आएगा? तीसरे पे। बोलने में आता है यू योवर यू, तो तीसरे पे यू आ रहा है तो यू ही क्रम है, ठीक है। पुरुष में देखिए ही हिज हिम, ही हिज हिम, ही हिज हिम, ही हिज हिम, ही हिज हिम। स्त्री में देखिए थर्ड पर्सन सी हर हर, सी हर हर, सी हर हर। स्त्री का संबंध किससे जुड़ेगा? सी हर, संबंध तो दूसरे पे हर से जुड़ेगा। स्त्री का क्रम क्या है? सी हर हर, तीसरे पे है क्रम, हर से जुड़ेगा। इट इट्स इट, इट इट्स इट, ये सिंगुलर नंबर प्रोनाउन। आई माई मी, मी का कर्ता क्या है? आई, आई का क्रम क्या है? मी, मी का संबंध किससे जुड़ेगा? माई से। यू कर्ता, क्रम भी क्या है? यू, दोनों का संबंध किससे जुड़ता है? योवर से। तो ये चीजें आपको याद करनी है। इनको जब तक आप याद नहीं रखोगे, जब तक आपको प्रोनाउन टेबल याद नहीं होगा, आप किसी भी नरेशन को हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे ज्यादा जो गलती होती है वो भी इसी के अंदर होती है, यही सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, ठीक है। तो आपको ये सिंगुलर नंबर याद करनी है। अब एक दूसरी टेबल जिसको प्लूरल नंबर कहा जाता है, तो अब मैं सेकंड टेबल के बारे में बात करता हूं, यानी कि बहुवचन के बारे में। अब आप यहां प्लूरल नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं, ये बहुवचन टेबल है। मैंने यहां एस पी और ओ लिखा है, जो फॉर्म्स है सेम है टेबल, टेबल में कोई अंतर नहीं है। इसमें सिर्फ थर्ड पर्सन अलग अलग भागों में बट गया है। इसमें बहुवचन में कोई स्त्री पुरुष नहीं होता। बहुवचन का मतलब तो प्लूरल का मतलब तो वैसे ही बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें स्त्री पुरुष छांटना नामुमकिन है। तो यहाँ हमने सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस एस पी ओ लिखा है, तो वही एस पी ओ मैंने यहाँ लिखा है, वही फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन इसमें है। अब प्लूरल नंबर में क्या होता है? प्लूरल नंबर का जो सब्जेक्ट होता है फर्स्ट पर्सन, वो वी होता है, आवर और अस। सेकंड पर्सन सेम रहेगा, यू यावर यू। थर्ड पर्सन दे देयर देम, दे देयर देम, ठीक है। तो ये हमारा प्लूरल नंबर हो गया। प्लूरल नंबर फर्स्ट पर्सन में जो सब्जेक्ट होता है वो वी, आवर, अस, यू, योवर, यू, दे, देयर, देम। इनको भी ऐसे याद करना है, वी, आवर, अस, यू, योवर, यू, दे, देयर, देम, ठीक है। ये प्लूरल नंबर की टेबल हो गई, ठीक है। ये दोनों टेबल्स आपको याद करनी है अच्छी तरीके से। आपको याद हो जाना चाहिए कौन सी चीज कौन से नंबर पे आ रही है, उसका पर्सन क्या है। ये आपके लिए बेहद अनिवार्य है। किसी भी बोर्ड एग्जाम में या किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम में आपसे नरेशन पूछा जाता है, चाहे वो क्या नाम से बड़ा कंपटीशन लेवल हो या फिर छोटे तरीके का हो, आपसे नरेशन जरूर पूछा जाता है। तो आपको ये दोनों टेबल याद होनी चाहिए। जब आपको ये दोनों टेबल्स याद हो जाएंगी तो उसके बाद ही आप नरेशन को हल कर पाओगे, ठीक है। तो आपको ये दोनों टेबल अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। आपने प्रोनाउन टेबल देखा। प्रोनाउन टेबल देखने के बाद अब हम टेंस के बारे में बात करेंगे कि टेंस यानी कि टेंस को पास्ट में कैसे बदला जाता है, किस तरीके से टेंस को बदला जाता है। अब टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे बदलती हैं। मोस्टली हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब भी हमें टेंस के बारे में बताता है। तो हेल्पिंग वर्ब को किस तरीके से चेंज किया जाता है। अब जैसे पैसिव वॉइस में तो क्या होता था कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो आने वाले अगले वाले भाग में चली जाती थी, यानी कि डूडज है तो वो इजेमार में बदल जाता था। लेकिन यहाँ सारे टेंसेज को मिलाकर एक ही टेंस में बदला जाता है, वो कौन सा है? पास्ट टेंस, ठीक है। तो हमें ज्यादातर नॉलेज तो पास्ट टेंस के बारे में होनी चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है और सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है। तो हमें पास्ट टेंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब हम टेंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं नरेशन को आज यहीं छोड़ रहा हूं। उसका रीजन है कि आप जब तक प्रोनाउन टेबल याद नहीं करोगे तब तक हम नियम को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम नरेशन के बारे में और उसके बाकी के नियम्स के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कि किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है और उसे बनाना कितना आसान होता है, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।